हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे ने टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली है, जिसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कौन से सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ? प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन हम यहाँ पर कवर करें। तो पीआरटी के लिए अलग से प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएगी। एजुकेशन क्लासेस पर भी मैं वीडियोज डाल रही हूँ और एजुकेशन स्कॉलर्स पर भी, ठीक है। और एजुकेशन स्कॉलर मेरा नया चैनल है, जिसका लिंक आप लोगों को ये जो जो भी न्यू वीडियोस आएंगी उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैसेज बॉक्स में भी मैं आप लोगों को पिन कर दूंगी, तो उस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। देखिए, ये पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चों की क्लासेज है, पीआरटी वालों की डिफरेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए चौथी क्लास है आज, जिसमें हम प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक था वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के नाम से आपका पहला टॉपिक था, जिसमें इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आ जाएंगे। तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आप लोगों को स्टार्ट करवा चुकी हूँ। न्याय, वैशेषिक, सांख्य फिलॉसफी, योग फिलॉसफी, वेदांत और पूर्व मीमांसा, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि जितने भी जो षड दर्शन है, जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और आज की वीडियो में हम अनऑर्थोडॉक्स स्कूल में कौन कौन से स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आ जाएंगी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक फिलॉसफी, इन तीनों को ही आज की इस वीडियो में डिटेल में समझें। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, इन तीनों फिलॉसफी से रिलेटेड, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक फिलॉसफी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बुद्धिज्म को समझते हैं। तो देखिए, बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन या फिलॉसफी है जो कि सिद्धार्थ गौतम के द्वारा दी गई है, जिसको हम बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म क्या है? सिद्धार्थ गौतम की जो टीचिंग्स थी उसके ऊपर बेस्ड है ये फिलॉसफी, ठीक है। तो बुद्धिज्म की शुरुआत कहां से होती है? इंडिया में ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी के आसपास इसकी शुरुआत होती है, जिस टाइम पर मेन रिलीजन क्या था? ब्राह्मणिज्म, ठीक है। ब्राह्मणवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था और उस टाइम पर सोसाइटी वाज फुल ऑफ इनइक्वलिटीज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि समाज में, सोसाइटी में बहुत तरह की इनइक्वलिटीज, असमानताएं थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। तो बुद्धिज्म को एक प्रोटेस्ट के रूप में समझ सकते हो, इस टाइप की अनफेयर कंडीशंस के रूप में, ठीक है। यानी कि ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में ही इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ था, लेकिन उस टाइम पर समाज में बहुत तरह की इनइक्वलिटीज थी, उस टाइम पर ये मतलब इमर्ज हो रहा था, ठीक है, उभर रहा था ये बुद्धिज्म। देखिए, बुद्धिज्म के बारे में जाने उससे पहले इनके जो फाउंडर है गौतम बुद्ध, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम जिनको हम कहते हैं, बुद्धा के नाम से जिनको हम जानते हैं, तो उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो बुद्धिज्म है किसके द्वारा दिया गया है? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है, जिनको इनलाइटेंड वन यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। जो इनलाइटेंड थे यानी कि उनको बौद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी। बचपन का उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जिनका जन्म लुम्बिनी, जो कि कपिल वस्तु के पास में एक जगह है, वहां पर हुआ था। और आज की डेट में जगह कहां पर है? नेपाल में है। उनके फादर का नाम शुद्धोधन था, वो शाक्य क्लान के चीफ थे, ठीक है। और इसी कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि की उपाधि भी दी जाती है, शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि भी या तो जन्म के समय, गौतम बुद्ध के जन्म के समय, या उनकी जन्म के 7 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका जो पालन पोषण था उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए उनको गौतम की उपाधि भी दी गई है। हम कहते हैं ना गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम की उपाधि उनको उनकी मौसी से मिली है। ही मैरिड यशोधरा एंड हैड अ सन नेम्ड राहुल, मतलब यशोधरा नाम की एक लड़की से उनकी शादी हुई थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था, ठीक है। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम ने अपनी रॉयल फैमिली यानी कि उनका जो राजसी परिवार था उसको छोड़ दिया था, क्योंकि वो ह्यूमन सफरिंग के बारे में कुछ खोज करना चाहते थे कि भी दुखों का कारण क्या है, व्यक्ति को दुख क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके कारण उन्होंने घर परिवार सब छोड़ दिया था। इस इवेंट को क्या कहा गया है? उनका जो घर छोड़ने वाला इवेंट था उसको क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, यानी कि ग्रेट रेन्यूशिएशन के नाम से इसको हम जानते हैं, महान त्याग। अब उन्होंने घर क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने जब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से? एक सिक, एक बीमार आदमी को देखा था, एक ओल्ड मैन, एक डेड बॉडी और एक एसेटिक, एक तपस्वी को देखा था। ये 4 दृश्य उन्होंने देखे थे और उसके बाद उनके दिमाग में ये इच्छा जागृत हो गई थी कि भाई
मतलब मनुष्य दुख क्यों भोगता है, दुखों का कारण क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को खोज करने के लिए उन्होंने अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, वो 7 साल तक, ठीक है, 7 ईयर्स तक वो इधर उधर भटकते रहे। 35 साल की उम्र में उनको इनलाइटमेंट अचीव हुआ था। किस पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, जिसको आज की डेट में बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे, निरंजना रिवर जो कि उरुवेला में है, और आज की डेट में उस जगह को क्या कहा जाता है, बोध गया, जो कि बिहार में है। ठीक है, अब जब उनको इनलाइटमेंट अचीव हो गया था तो उसके बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, वो पहला उपदेश क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म का पहिया घुमाना। ठीक है, कहां पर दिया था, सारनाथ, वाराणसी में। ही पास्ड अवे एट कुशीनगर इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश इन 483 BCE अंडर अ साल ट्री, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर, वहां पर उनकी डेथ हो गई थी। यानी कि इस इवेंट को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण, यानी कि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए थे। कब, 483 BCE में, यानी कि लगभग 80 साल की उम्र में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। कहां पर हुआ था, एक साल ट्री के नीचे। तो की फैक्ट्स यहाँ पर क्या क्या है, एक तो टर्म है बुद्धा। बुद्धा का मतलब आपसे पूछा जा सकता है, बुद्धा का मतलब है इनलाइटेंड वन, जिनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी। एक पूछा जा सकता है कि भाई बुद्ध के टाइम में कौन कौन उनके समकालीन थे, राजा पूछे जा सकते हैं, या कोई भी धर्म के प्रवर्तक हो सकते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। तो जैन धर्म था उन्हीं के समकालीन था, जिसके प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। और राजाओं की अगर हम बात करें तो प्रसन्नजीत, बिंबिसार और अजातशत्रु उनके समकालीन थे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि पूछी जाती है कि भाई जो एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है, अगुलतारा निकाय। ठीक है, अगुलतारा निकाय नाम से जाना जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। अब देखिए, बुद्धा से रिलेटेड जो भी लाइफ इवेंट प्लेसेस थे उनके कुछ सिंबल्स भी हैं। ठीक है, तो वो सिंबल्स कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे बर्थ की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि भाई बचपन का उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। कहां पर उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उसके लिए सिंबल क्या है, लोटस एंड बुल। ठीक है, ग्रेट रेनिशिएशन, यानी कि जो उन्होंने घर त्याग किया था, कपिल वस्तु से जो घर छोड़कर गए थे, तो जिस हॉर्स पर गए थे उस हॉर्स को सिंबल माना गया है। ठीक है, ग्रेट रेनिशिएशन के लिए सिंबल क्या माना गया है, हॉर्स। इनलाइटमेंट के लिए सिंबल क्या माना गया है, बोधि ट्री। बोधि ट्री के नीचे उनको इनलाइटमेंट अचीव हुआ था। पहला सरमन उन्होंने कहां पर डिलीवर किया था, सारनाथ, उत्तर प्रदेश में है जगह। उसको, उसका सिंबल क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, व्हील को सिंबल माना गया है। और महापरिनिर्वाण, ठीक है, जो उनकी डेथ हो गई थी, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो जगह कौन सी है, कुशीनगर। उसका जो सिंबल है वो क्या है, स्तूपा, जो कि वहां पर स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। देखिए, काउंसिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 काउंसिल हुई थी बुद्धा से रिलेटेड। ठीक है, तो उन 4 काउंसिल्स का प्लेस, यानी कि कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, कौन सी जगह पर हुई थी, की ऑर्गेनाइजर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, और उस काउंसिल का पर्पज क्या था। डिटेल वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं एक बार मोटा मोटा आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि डिटेल वीडियो अगर देखना चाहें तो जो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स है वहां पर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, पहली काउंसिल कब हुई थी, 483 BCE में हुई थी, राजगृह सप्तपर्णी केव में। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा के अंदर हुई थी। राजा कौन था, अजातशत्रु था। प्रेसिडेंट महाकश्यप था। इसका पर्पज क्या था कि जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको कंपाइल किया गया था विनय पिटक और सुत पिटक में। ठीक है, ये विनय पिटक सुत पिटक क्या है आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सेकंड काउंसिल कब हुई थी, 383 BCE में हुई थी। जगह कौन सी थी, वैशाली थी। राजा कौन थे, काल अशोक। प्रेसिडेंट सबाकामी थे। और इसका पर्पज क्या था, जो सेकंड काउंसिल थी, कि भाई जो भी मोनेस्टिक डिसिप्लिन थे उसमें जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे उनको एड्रेस किया गया था, उनको सुलझाने के लिए की गई थी। इसके बाद थर्ड काउंसिल हुई थी 250 BCE में। कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। राजा कौन था, अशोक था। और जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, मोगलीपुत्र तीसरा थे। और इसका पर्पज क्या था, कंपाइल्ड अभिधाम पिटक सेंड मिशनरीज एब्रोड, यानी कि जो अभिधाम पिटक है, ये 3 बास्केट्स है बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक। ठीक है, तो इसमें अभिधाम पिटक को कंपाइल किया गया था और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए मिशनरीज को भी दूसरे देशों में भेजा गया था। ठीक है, इस थर्ड काउंसिल में। इसके बाद है फोर्थ काउंसिल, जो कि फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि बुद्धा की डेथ के लगभग 500 साल के बाद हुई थी। ये कहां पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी। की ऑर्गेनाइजर कौन था, राजा कनिष्क के काल में हुई थी। और प्रेसिडेंट कौन थे, वसुमित्र थे। और इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी थे, कौन थे, अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रेसिडेंट थे वसुमित्र और अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे। इसका पर्पज क्या था इस फोर्थ काउंसिल का,
फाइनलाइज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड स्प्रेड महायान बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को फाइनलाइज किया गया था और जो बौद्ध धर्म था इस फोर्थ काउंसिल के टाइम पर दो हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान। अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म में क्या क्या आता है। तो पहले थ्री जीवल्स की हम बात कर लेते हैं, जिसको थ्री रत्न कहा जाता है बुद्धिज्म के, रिफ्यूजीज के नाम से भी जाना जाता है, जिम्स भी हम कह सकते हैं या जीवल्स के नाम से भी हम जानते हैं। कौन कौन से? बुद्धा, धामा और संघ, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। अब ये क्या है, डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप डिटेल में इन चीजों को समझना चाहते हैं तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स में ये एक एक टॉपिक को मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक है, तो वहां से भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं मेन चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये जो थ्री जीवल्स है इसमें पहला है बुद्धा। बुद्धा का मतलब गौतम बुद्धा की बात की गई है, जिनको इनलाइटमेंट अचीव हो गया था, यानी कि इनलाइटेंड टीचर थे गौतम बुद्धा, जो कि लिबरेशन के पाथ को बताते हैं। दूसरा है धम्म या धर्म। धर्म का मतलब जो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स थी वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी, जिसमें बताया गया है कि भाई किस तरह से इंडिविजुअल्स इनलाइटमेंट को अचीव कर सकता है। इसके बाद है संघ। संघ का मतलब कम्युनिटी, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो प्रैक्टिशनर्स थे, उनका जो समूह था उसको कहा गया है संघा, ठीक है। उनकी जो कम्युनिटी थी जो किसको फॉलो करते थे? धर्म को फॉलो करते थे, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको फॉलो करते थे और स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। इसके बाद बात करेंगे त्रिपिटकास, ठीक है। त्रिपिटक यानी कि थ्री बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ठीक है। ये त्रिपिटक क्या है? बुद्धा की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज थी उनकी, तो उसमें ये बताई गई है, इज द फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मेन सेक्शंस और बास्केट्स दैट इनकम्पासेस द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। इट सर्व्स एज द ऑथोरिटेटिव गाइड फॉर बुद्धिस्ट फिलॉसफी, डिसिप्लिन एंड मेटाफिजिकल नॉलेज। भाई ये जो त्रिपिटक किसको कहा गया है, आपसे पूछा जा सकता है त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक में थ्री सेक्शंस हैं जो कि बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है। कौन कौन सी है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक, ठीक है। विनय पिटक क्या है? डिसिप्लिन बास्केट है। सूत पिटक टीचिंग बास्केट है और अभिधाम पिटक फिलॉसफी बास्केट है। इनका पता होना चाहिए आपको। तो विनय पिटक में क्या है, क्या बताया गया है? रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर मोंक्स एंड नन्स, यानी कि जो भी भिक्षु भिक्षुणी वहां पर रहते थे, जो भी मोंक्स और नन्स थे, उनके लिए जो रूल्स थे, जो गाइडलाइंस बनाए गए थे, वो इसके अंतर्गत है। दूसरी है सूत पिटक, यानी कि टीचिंग्स एंड सरमन्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी, जो भी उनके धर्म उपदेश थे, वो इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक किससे रिलेटेड है? फिलॉसफिकल एंड डॉक्ट्राइनल एनालिसिस, यानी कि उनकी जो डॉक्ट्राइन थी उनको फिलॉसफिकल तरीके से एनालाइज किया गया है इसमें। तो थ्री पिटक का मतलब क्या है? थ्री बास्केट्स हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की तीन बास्केट है, तीन सेक्शन है। इसके बाद बात करेंगे फोर नोबल ट्रूथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के द्वारा चार नोबल ट्रूथ्स की बात की गई। फोर नोबल ट्रूथ, मिडल पाथ, अष्टांग मार्ग क्या है? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो, ठीक है। फोर नोबल ट्रूथ कौन कौन से हैं? पहला है सफरिंग, यानी कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग इज द रिकॉग्निशन दैट लाइफ इज इनहेरेंटली अनसेटिस्फैक्टरी। भाई जो जीवन है वो दुखों का घर है। दुखों का कारण क्या है? ओरिजिन क्या है सफरिंग का? यानी कि हमारी जितनी भी अटैचमेंट, हमारी जो डिजायर्स हैं, वो दुखों का कारण है। नेक्स्ट है सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि दुखों से मुक्त कैसे हुआ जाता है, इसको निरोध कहा गया है। तो जो आपकी डिजायर्स हैं उनसे आप छूट जाएंगे, उनको से डिटैच हो जाएंगे, तो आप दुखों को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या बताया है? पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब क्या मार्ग है? मार्ग क्या है? द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग इज द 8-fold पाथ विच लीड्स टू लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, यानी कि इन दुखों से मुक्ति का मार्ग वो क्या कहते हैं? 8-fold पाथ की वो बात करते हैं कि मतलब 8 चीजों की उन्होंने बात की है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ्स की बात की है। कौन कौन सी? पहला है दुख, दूसरा है समुदाय, तीसरा है निरोध और चौथा है मार्ग, ठीक है। इनके नाम भी पता होना चाहिए। दुख यानी कि हर एक की लाइफ में दुख है, दुखों का कारण क्या है? सफरिंग है, जिसको उन्होंने समुदाय कहा है। तीसरा है निरोध, यानी कि ट्रूथ को रियलाइज करना है आपको, ठीक है, अगर आप इन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। और वो रास्ता क्या बताते हैं? मार्ग उन्होंने क्या बताया है? 8-fold पाथ को फॉलो करना है। तो कौन सी 8-fold पाथ की गौतम बुद्ध बात करते हैं कि भाई 8-fold पाथ क्या है वो, ठीक है, जिसके द्वारा आप लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, आपका देखने का तरीका सही होना चाहिए, एक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। दूसरा है राइट इंटेंशन, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। तीसरा है राइट स्पीच, भाई आप
आपको जो वाणी जो शब्द बोले वो सही हो, ट्रूथफुली, काइंडली और बेनिफिशियली होने चाहिए। इसके बाद जो भी आप काम करें वो बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट लाइवलीहुड, आप जो भी अपने लिए आजीविका कमाएं, ठीक है, जो भी आप कमा रहे हैं उस वो ऑनेस्टी के साथ आपको करना है, जो कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, जो भी एफर्ट करें वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट माइंडफुलनेस, आपकी स्मृति, कल्टिवेटिंग मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयरनेस एंड क्लियर कॉम्प्रीहेंशन, मतलब बिल्कुल सही समझ होनी चाहिए। आपको जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अवेयर होकर करना है, मूवमेंट टू मूवमेंट आपको अवेयर रहना है। और लास्ट है राइट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सम्यक समाधि, डेवलपिंग फोकस्ड एंड यूनिफाइड मेंटल स्टेट्स थ्रू मेडिटेशन, यानी कि आपको मेडिटेशन करना है ताकि आप बिल्कुल एक ब्लिस की अवस्था में आप पहुंच सके, ठीक है। तो ये 8 चीजों की बात, 8 फोल्ड पाथ बताया है उन्होंने कि भी इन 8 चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है मिडिल पाथ की, गौतम बुद्धा बात करते हैं तो उनका मिडिल पाथ क्या कहता है कि भाई ना तो आपको लग्जरी लाइफ की तरफ भागना है, यानी कि आप मतलब अटैचमेंट, क्रेविंग और सफरिंग्स को जो लीड करती हैं इस तरह की इच्छाएं आपकी नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्ट द माइंड फ्रॉम स्पिरिचुअल ग्रोथ, से जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है, मतलब लग्जरी लाइफ भी नहीं जीना है। और ना ही ऑस्टेरिटी की वो बात करते हैं कि आपको तपस्वी वाला बिल्कुल मतलब तपस्या में लीन होकर काम करना, कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीजें भी नहीं करनी। तो मिडिल पाथ की बात करते हैं। मिडिल पाथ में उन्होंने क्या कहा है, अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट अवॉइड दीज 2 एक्सट्रीम्स, यानी कि इन दोनों एक्सट्रीम से आपको बचना है, मध्यम मार्ग को आपको फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि फोकस ऑन मॉडरेशन, माइंडफुलनेस एंड इथिकल लिविंग पर वो फोकस करने की बात करती हैं, ठीक है, जो कि मेंटल क्लैरिटी, कंपैशन और इनर पीस को इंक्रीज करे। यानी कि ना तो आपको बहुत लग्जरी लाइफ जीना है, ना ही आपको तपस्वियों वाली लाइफ जीने, बिल्कुल मध्यम मार्ग को अपनाने की बात करते हैं कि इन दोनों के एक्सट्रीम से आपको बचना है। और जो बीच का रास्ता है कि मॉडरेट लाइफ आपकी होनी चाहिए, माइंडफुलनेस, इथिकल लिविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करूं तो गौतम बुद्धा से रिलेटेड लाइफ इवेंट, बुद्ध की जो काउंसिल थी वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। 8 फोल्ड पाथ जो हमने पढ़े उनमें से कुछ भी 4 आपको दे देंगे, वहां से बन सकता है। 4 जो नोबल ट्रूथ की हमने बात किया, मिडिल पाथ के बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैंने इंक्लूड की है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा बुद्धिज्म, ठीक है, उनकी जो ये मेन डॉक्ट्रिन्स थी वो भी समझ आ गई होंगी, गौतम बुद्धा के बारे में भी नॉलेज हो गई होगी। अब हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, यानी कि जैन फिलॉसफी क्या कहती है, ठीक है। ये हम अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। जैनिज्म क्या है, एक नास्तिक, ठीक है, यानी कि अनऑर्थोडॉक्स हम कह सकते हैं, या नास्तिक स्कूल है इंडियन फिलॉसफी का। नास्तिक का मतलब जो वेदास की ऑथोरिटी में बिलीव नहीं करता। अब जैनिज्म में एक वर्ड आता है जिन्ना। जिन्ना क्या होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब वन हु हैज ओवर डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स, यानी कि कॉन्करर का मतलब जिन किसको बोला गया है, जिसने अपनी डिजायर्स और अटैचमेंट को ओवरकम कर लिया है, ठीक है, मतलब उनका खुद का वो विजेता बन गया है, उसने उनके ऊपर अपनी डिजायर्स और अटैचमेंट पर विजय प्राप्त कर ली, उसको जिन्न कहा गया है। इसके बाद है फाउंडर। देखिए संस्थापक की अगर हम बात करें तो ऋषभ देव थे। ये ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। तो जैन फिलॉसफी के संस्थापक तो ऋषभ देव है, लेकिन जैन फिलॉसफी को सबसे ज्यादा प्रमोट किसके द्वारा किया गया था, महावीर स्वामी, जिसको हम वर्धमान के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको दोनों नाम दिए होंगे तो आपको ऋषभ देव ही फाउंडर के रूप में देखना है, क्योंकि उन्होंने इसको शुरू किया था, वो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी ने तो जैन धर्म को बहुत ज्यादा मतलब फैलाया है, इसको प्रमोट किया है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में ऋषभ देव का नाम नहीं मिलता है तो आप महावीर स्वामी के साथ जाएंगे, ठीक है। महावीर अटेंड कैवल्य इनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 42, यानी कि उनको इनलाइटमेंट कब अचीव हुआ था, 42 की उम्र में। गौतम बुद्धा को कब हुआ था, 35 की एज में। आप देखिए वहां पर बुद्धिज्म में इनलाइटमेंट के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया गया है, कैवल्य। दोनों का मतलब क्या है, इनलाइटमेंट ही है, ठीक है, लिबरेशन को अचीव करना। जैनिज्म बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ कर्म, यानी कि कर्म के सिद्धांत में ये थ्योरी बहुत ज्यादा बिलीव करती है। बेसिक इंट्रोडक्शन जैनिज्म के बारे में। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है तीर्थंकराज, ठीक है। तीर्थंकराज कौन थे, तीर्थंकर का मतलब क्या है, ब्रिज मेकर, यानी कि संसार से मोक्ष की ओर जाने वाला जो मार्गदर्शक होता है उसको तीर्थंकर कहा गया है। कि भाई ये क्या करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, किसमें, क्रॉस द साइकिल ऑफ बर्थ, सफरिंग एंड डेथ, यानी कि संसार के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाता है। तो वहां पर ये एक ब्रिज का काम करते थे कि भाई जो संसार के लोग हैं उनको किस तरह से मोक्ष अटेन हो सकता है, तो वहां पर उन लोगों की हेल्प करते थे। इसलिए तीर्थंकराज को क्या कहा गया है, ब्रिज मेकर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है
24 तीर्थंकरास हैव अपीयर्ड इन जैनिज्म। जैन फिलॉसफी में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला कौन था? ऋषभ देव था। और लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है, बीच के तो हम सारे के सारे नाम याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जैनिज्म एंड कास्ट सिस्टम। भाई जैन फिलॉसफी कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहती है? तो देखिए, बुद्धिज्म तो बिल्कुल निग्लेक्ट करता है, निंदा करता है जाति व्यवस्था की, लेकिन जो जैनिज्म फिलॉसफी है वो कास्ट सिस्टम को मानती है। उनका मानना है कि जो आपके पिछले 5 डेट्स और सिंस है, पिछले जन्म की जो भी कर्म है, उसी के अकॉर्डिंग आपको किसी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म मिलेगी, कि भाई ऊंची कास्ट में मिलेगी या नीची वाले में मिलेगी, ठीक है। तो ये जाति व्यवस्था को मानते हैं। नेक्स्ट है जैन बिलीफ्स। अब जैन धर्म के विश्वास क्या क्या है? जिन्नास एंड लिबरेशन, ठीक है। तो ये जिन्नास में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि जो जिन्नास हैं ये क्या है? फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि ये लिबरेट हो चुके हैं, लिबरेटेड सोल हैं जो जिन्नास हैं, जो 24 तीर्थंकरास है उनकी बात की गई है। दे हैव अटेन्ड परफेक्शन एंड कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, यानी कि उनको परफेक्शन और कंप्लीट नॉलेज अटेन हो गया है। जिन्नास को गॉड से भी ऊपर मानते हैं, ठीक है। गॉड को तो वो मानते ही नहीं है, ठीक है। तो जिन्नास को वो ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो उनका मानना है कि जो जिन्नास हैं वो जन्म मरण के साइकिल से मुक्त है, वो उनको कंप्लीट नॉलेज और परफेक्शन अटेन है। वर्शिप ऑफ तीर्थंकरास, ठीक है, भगवान की पूजा नहीं करते, किसकी पूजा करते हैं? तीर्थंकरास, यानी कि उनके जो डिवाइन टीचर्स थे जिनको तीर्थंकरास कहा गया है, उनकी इमेजेस की वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। तीर्थंकरास गाइड अदर्स ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, यानी कि जो तीर्थंकरास हैं वही लिबरेशन के पाथ के लिए दूसरों को गाइड करते हैं। तो वो उनकी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं मानता जैन धर्म। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर जिन्नास। भाई जिन्नास की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको वो आइडियल स्टेट मानते हैं, ठीक है। दे आर सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। वे किस चीज के? स्पिरिचुअल परफेक्शन के सिंबल्स मानते हैं वो जिन्नास तीर्थंकरास को, ठीक है। तो जैन बिलीफ क्या है? जिन्नास में बिलीव करते हैं, तीर्थंकरास में बिलीव करते हैं, उन्हीं की वो पूजा करते हैं, गॉड को वो नहीं मानते। तो जैनिज्म क्या है? कास्ट सिस्टम में बिलीव करता है और जिन्नास को वो सबसे ऊपर रखता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जैन लिटरेचर की। तो जैसे बुद्धिज्म का जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसका नाम क्या है? अगुलतराय निकाय, जो कि हमने पढ़ा। इसी तरह से जैन लिटरेचर को किस नाम से जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? अगम्स, आगम ग्रंथ इसको कहते हैं हिंदी में। गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म। भाई जैन शिक्षा के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है? उसका अल्टीमेट गोल क्या है? तो अल्टीमेट गोल क्या है? करेक्टर डेवलपमेंट एंड लिबरेशन। भाई चरित्र निर्माण करना और मोक्ष प्राप्ति ही अल्टीमेट गोल मानते हैं एजुकेशन का। अब जैनिज्म कहते हैं कि मोक्ष का पाथ क्या है, लिबरेशन का पाथ क्या है, उसके लिए वो क्या कहते हैं, किसको फॉलो करना है? त्रिरत्न और 5 महाव्रत, यानी कि 3 जीवल्स की वो बात करते हैं, 5 महाव्रत, 5 ग्रेट वॉल्स की बात की गई है, ठीक है। तो ये त्रिरत्न क्या क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि लिबरेशन को लीड करते हैं, यानी कि जिसके द्वारा आप मोक्ष को अटेन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है? सम्यक दर्शन, यानी कि राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। मतलब आपका देखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, आपको विजडम होना चाहिए और आपकी लाइफ इथिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 रत्न इसमें बताए गए हैं, राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। तो लिबरेशन के पाथ के लिए 3 रत्न, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात करते हैं। 5 ग्रेट वॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 के 5 हमने योगा फिलॉसफी में भी पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? जो 8 फोल्ड पाथ हमने पढ़ा था वहां पर पढ़े थे, यम नियम, ठीक है। जो हमने पढ़े थे, तो 5 यम थे, 5 नियम थे। तो ये आप बताइएगा मेरे को कमेंट करके कि यम में पढ़े थे या नियम में पढ़े थे, कहां पे हमने इनको पढ़ा था, ठीक है, योगा फिलॉसफी में। तो अहिंसा का मतलब भाई नॉन वायलेंस इन थॉट्स, वर्ड एंड एक्शन। मतलब आपके थॉट, वर्ड और एक्शन कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। सत्य का मतलब हमेशा सच बोलना है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना है, किसी की दूसरी की जो भी वेल्थ है उसकी प्रति कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, सेलिबेसी को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है। अपरिग्रह का मतलब अटैचमेंट नहीं होना है, अटैचमेंट्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये 5 ग्रेट वॉल्स बताई गई है, 5 महाव्रत इसको हम कहेंगे। तो जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग पाथ ऑफ लिबरेशन क्या है? भाई लिबरेशन कैसे अचीव किया जा सकता है? तो उसमें वो 3 जीवल्स की बात करते हैं, त्रिरत्न, यानी कि राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, और 5 ग्रेट वॉल्स की बात करते हैं, 5 महाव्रत की बात करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा व्यक्ति लिबरेट हो सकता है, इनको अगर वो फॉलो करता है तो।
अब जैन फिलोसफी में दो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। कौन कौन सी? एक है सैयदवाद, जिसको थ्योरी ऑफ जजमेंट के नाम से जानते हैं, न्याय का सिद्धांत। सैयदवाद, सैयद का मतलब क्या है? सैयद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है मे बी और परहैप्स, यानी कि पॉसिबिलिटी और कंडीशनलिटी को क्या करता है? इंडिकेट करता है। परहैप्स की बात की गई, भाई शायद, शायद का मतलब शायद से लिया गया है। वाद का मतलब डॉक्ट्राइन या थ्योरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सैयदवाद को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन, यानी कि कंडीशनल प्रिडिक्शन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो थ्योरी ऑफ जजमेंट है, ये सयादवाद हम इसको कहेंगे। सयादवाद की थ्योरी क्या कहती है कि जो चीजें हैं वो कंडीशनल होंगी, ठीक है, ना ही वो एब्सोल्युटली मतलब राइट हो सकती है, ना ही वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो सकती है। डिपेंड करेगा कंडीशंस किस प्रकार के। तो ये 7 फोल्ड कंडीशंस की भी बात करते हैं, ठीक है। 7 प्रकार की कंडीशंस की उनके द्वारा बात की गई, उसको हम डिटेल में नहीं करेंगे। मेन चीजें आपको जिस पता होना चाहिए कि सैयदवाद क्या है? कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि इसमें कंडीशन की बात की गई है कि भाई कोई भी चीज हो उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होगी, ठीक है, ना तो वो एब्सोल्युटली सही होगी ना ही एब्सोल्युटली रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी, यानी कि अनेकांतवाद मतलब अनेक वास्तविकताओं का सिद्धांत, यानी कि जो रियलिटी है वो सिंगल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, कोई एक परम सत्य नहीं है संसार में। डिफरेंट पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो ट्रूथ है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट। सत्य दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसमें एक स्टोरी आती है, एक एलिफेंट और 7 ब्लाइंड मैन होते हैं शायद, मतलब कुछ अंधे व्यक्ति होते हैं, एक हाथी। तो जो अंधे व्यक्ति होते हैं, कोई उसकी जैसे सूंड को टच करता है तो वो कुछ और चीज समझता है कि भाई ये रस्सी है या क्या है, ठीक है। दूसरा उसके पैर को टच करके देखता है तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है कि ये क्या चीज है। तीसरा कोई मतलब उसकी बॉडी को टच करता है तो उसका अलग पर्सपेक्टिव। तो इसका कहने का मतलब है कि जो ट्रूथ है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट, कोई एक सिंगल एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। तो जैन फिलॉसफी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी मैंने इंक्लूड कर दी है, जितना आपके लिए जरूरी था, ठीक है, क्योंकि आगे हम नेट के लेवल के हिसाब से तो नहीं जाएंगे, तो उतना ही मैंने इंक्लूड किया है जितना आपके लिए जरूरी था, ठीक है। अब एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या रहेगा जैन फिलॉसफी का? तो क्या रहेगा? द लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि कर्मा में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई आपके जिस तरह के कर्म होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे जन्म मिलेगा, आपको हेल मिलेगा या हेवन मिलेगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज। भाई हाईएस्ट स्टेट किसको मानते हैं? इंट्यूशन को मानते हैं, सहज ज्ञान, अंतर ज्ञान को मानते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है? रियलाइजेशन ऑफ वननेस ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की एकता को रियलाइज कर सकता है, महसूस कर सकता है। किसके द्वारा? इंट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखिए जैन फिलॉसफी का इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में काफी अहम रोल है, ठीक है। जैन फिलॉसफी के जो मेन कॉन्सेप्ट है, सत्य, अहिंसा, कर्म, मोक्ष की जो बात की गई है, ये आपको दूसरी फिलॉसफीज में भी देखने को मिलेंगे। हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म में भी इस तरह की बात की गई है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य वो क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर डेवलपमेंट और पाथ ऑफ लिबरेशन, यानी कि सेल्फ रियलाइज व्यक्ति कर सके, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन। भाई कंपैशन का कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सेंस ऑफ सिंपैथी एक्सटेंड टू ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी जीवों के प्रति सिंपैथी की बात करते हैं, सभी के प्रति करुणा भाव होना चाहिए, ठीक है। एम्फसाइज ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात उनके द्वारा की ही गई है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेन ऑफ पैसिफिज्म, यानी कि शांतिवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर लिविंग बीइंग्स इज स्ट्रेस, मतलब सभी जीवों की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, सभी जीवों का सम्मान किया जाना चाहिए। जो बुराई है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? थ्रू नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा के द्वारा बुराई का विरोध किया जा सकता है, उस चीज पर वो स्ट्रेस डालते हैं। तो ये जैन फिलॉसफी का एजुकेशनल इंप्लीकेशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चारवाक दर्शन की। तो देखिए चारवाक दर्शन हो गया और एक पूर्व मीमांसा, यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि इस फिलॉसफी का जिस्ट क्या है, ठीक है। तो उतना ही मटेरियल मैंने इंक्लूड किया है। तो ये किसके द्वारा? चारवाक फिलॉसफी को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? बृहस्पति हैं, लेकिन कहीं किसी बुक में हो सकता है आपको चारवाक मुनि का नाम मिल जाए, क्योंकि जो चारवाक थे वो बृहस्पति के ही एक शिष्य थे, लेकिन फाउंडर की बात की जाती है तो बृहस्पति ही है, ठीक है। कोर बिलीफ इस फिलॉसफी के क्या है? ओनली सेंसरी एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है वही रियल है। रिजेक्ट सुपर नेचुरल बिलीफ्स, जो अलौकिक मान्यताएं हैं उनको वो अस्वीकार करते हैं, गॉड को, कर्मास को, इस तरह की चीजों को नहीं मानते, ठीक है। डिसमिस आफ्टर लाइफ, कर्म, लिबरेशन, परलोक, कर्म, मोक्ष, उन चीजों को
वो नहीं मानते हैं। डज नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, वेदों की प्रमाणिकता को भी नहीं मानते। इंक्रीज अ रैशनल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है। तो चारवाक फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बेसिक चीजें बस आपको पता होना चाहिए, उतना मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया है। तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में हमने 6 दर्शन पढ़े। कौन कौन से? न्याय फिलॉसफी, वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, इनको षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि षड दर्शन किसको कहा जाता है। जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल से उनको षड दर्शन कहा जाता है। उसमें 6 दर्शन आ जाएंगे जो आस्तिक दर्शन है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल से जो एक्सेप्ट करते हैं वेदास को। अनऑर्थोडॉक्स में हमने क्या क्या पढ़ा? चारवाक, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि नास्तिक दर्शन है, जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, चारवाक क्या है? मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, इसके फाउंडर बृहस्पति है। बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के द्वारा फाउंड की गई है। जैनिज्म के जो फाउंडर कह सकते हैं या जिन्होंने प्रमोट किया वो महावीर स्वामी का ही ज्यादातर नाम उनके साथ आता है। ठीक है, क्योंकि ऋषभ देव फाउंडर थे, उन्होंने स्थापित किया था जैन धर्म को, लेकिन मेनली जो नाम सुनने में आता है वो वर्धमान महावीर स्वामी का ही आता है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ, यानी कि चत्वारी आर्य सत्यानि, जो बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ की बात की गई है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है सफरिंग, ओरिजिन ऑफ सफरिंग, लिबरेशन ऑफ द सोल, पाथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो कौन सा नहीं होगा? लिबरेशन ऑफ द सोल। ठीक है, कौन कौन से थे? दुख समुदाय, और क्या था तीसरा? निरोध था। ठीक है, लिबरेशन ऑफ द सोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो कौन है? गौतम बुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच बुद्धिस्ट सेक्ट बिलीव्स दैट बुद्धा इज अ डिवाइन बीइंग एंड वर्शिप बोधिसत्व? देखिए, ये यहां पर मैंने इंक्लूड नहीं किया कि भाई जो बुद्धिज्म था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयाना और महायाना। ठीक है, तो जो हीनयाना था उसमें जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स है वो आती है, और जो महायाना था उसको बोधिसत्व के नाम से भी जानते हैं, जो कि बोधिसत्व को वर्शिप, मतलब जहां पर बुद्धा को एक भगवान के रूप में माना गया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप इस टॉपिक को पढ़ना भी चाहते हैं हीनयान और महायाना का, तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां पर आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थेरवाद, महायान, स्वतांत्रिक और वैभाषिक। ठीक है, तो जो बुद्धा को एक भगवान के रूप में मानते थे, तो वो कौन सा सेक्ट था? महायाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बुद्धिस्ट टर्म फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ? यानी कि बुद्धिज्म में जो रीबर्थ के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया गया है उसको क्या कहा गया है? निर्वाणा, संसारा, कर्मा या प्रतित्य समुत्पाद? तो क्या कहा गया है? समसारा। ठीक है, रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? समसारा कहा गया है बुद्धिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बुद्धिस्ट त्रिपिटक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टेक्स्ट? कितने टेक्स्ट हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने सेक्शन है इसके? तिर से पता चल रहा है 3। ठीक है, 3 सेक्शंस है। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक। Who is considered the last 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म? तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनिज्म emphasizes नॉन वायलेंस विच इज नोन एज, यानी कि जैनिज्म जो है नॉन वायलेंस पर फोकस करता है, तो उसका मतलब क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा करना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ जैन फिलॉसफी? का मेन गोल क्या है? अटेनिंग मटेरियल वेल्थ, अचीविंग लिबरेशन, फॉलोइंग द कास्ट सिस्टम, वर्शिपिंग मल्टीपल गॉड्स। तो क्या है? अचीविंग लिबरेशन को अचीव करना ही मेन गोल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चारवाक फिलॉसफी इज ऑल्सो नोन एज, किसके नाम से जानी जाती है? लोकायत, सांख्य, वेदांत या योगा? किसके नाम से जानते हैं? लोकायत फिलॉसफी के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चारवाक फिलॉसफी? चारवाक फिलॉसफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म, नॉन ड्यूअलिज्म या थीज्म, यानी कि भौतिकवाद, आदर्शवाद, अद्वैतवाद या आस्तिकवाद। ठीक है, तो क्या है ये? मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक फिलॉसफी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।